नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नई प्रश्नमाला लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं, जिससे कि आप सबकी तैयारी अधिक से अधिक हो सके, अच्छी से अच्छी हो सके। अब देखिए, पहला प्रश्न इसमें, आज की प्रश्नावली का पहला प्रश्न, एक छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छप्पे को छोड़ दिया जाए तो मुख्यतः एक छंद में 4 चरण होते हैं। हमारा पहला विकल्प सही है, विकल्प ए। एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में 4 चरण होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कई बार आपने सुना हुआ कि उसने मुझे गीदड़ भभकी दी। इसका मतलब हुआ कि वो धमकी जो केवल कोरी धमकी हो, उसका कोई मतलब ना हो, बस दे दी जाए धमकी, क्योंकि गीदड़ कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए इसकी भभकी को क्या कहा जाता है? कोरी धमकी। गीदड़ भभकी को कोरी धमकी कहा गया। तीसरा प्रश्न, रस का संबंध किस धातु से है? तो रस का संबंध विकल्प ए श्री धातु से है। किससे है? श्री धातु से। और क्री का किससे है? इससे कृदंत बनता है क्रिया के लिए। ठीक, अगले प्रश्न पर आइए। हाथी ने केला खाया, वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। जो भी कर्मवाच्य होंगे उनमें एक बात नोट कर लीजिए, द्वारा शब्द आता है। अब द्वारा शब्द में किसमें आया है? विकल्प सी में। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। ये क्या है? ये है कर्तवाच्य। क्या है? ये है कर्तवाच्य। इसको जो हम कर्मवाच्य बदलेंगे तो हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया। अगला प्रश्न, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आधा रुकना। अब देखिए क्या होगा। ये क्या है? ये है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना। ये क्या है? ये है अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। ये क्या है? ये है पूर्ण विराम। देखते रहिए अन्य विकल्प भी क्या है। और ये क्या है? ये है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। देखते जाइए। अब हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? हमारा सही विकल्प हुआ विकल्प बी, आधा रुकना। आधा रुकना मतलब क्या हुआ? अर्ध विराम। आधा रुकना। हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, दशानन का अर्थ है, 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आंगन जिसके, या 10 हैं नान जिसके। दशानन, 10 धन आनंद। 10 धन आनंद कहां कहां कौन कौन सा आया? ये 10 ऐसे ही कर लीजिए, 10 और आनंद ये पहले विकल्प में आ रहे हैं। दशानन का अर्थ क्या होगा? दशानन एक बहुब्रीहि समास है। इसका सही अर्थ क्या है? इसको रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? रावण के लिए। और इसका यहां अर्थ होगा 10 हैं आनंद जिसके, उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा दशानन। कम शब्दों में, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। बताइए आप सब। असंभव नहीं होगा, संभव भी नहीं होगा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, अनिवार्य। प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मतलब किसी भी प्रश्न को टाला नहीं जा सकता। अगर टालेंगे तो उसका नंबर कट जाएगा पहले से ही। तो इसका सही अर्थ क्या हुआ? इसका सही विकल्प हुआ विकल्प सी, अनिवार्य। जो किसी भी स्थिति में न टाला जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनिवार्य। अगला देखिए, अरुण का क्या अर्थ है? अरुण का क्या अर्थ है? सूर्य, आकाश, सोना या बोध। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, सूर्य। अरुण को कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है सूर्य का सारथी। मुख्यतः सूर्य का सारथी, और सूर्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा विकल्प ए सही है, अरुण का अर्थ है सूर्य। अगला प्रश्न, अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अब अधिकरण कारक की विभक्ति आपको पहचानी है तो आप सबको याद कर लीजिए। वैसे ही कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संबंध में का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। असंकरण में क्या है? अधिकरण में, संकरण में आया में और पर। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। अधिकरण किस में आ रहा है? में पर। में कैसे? मेज पर सेब रखी हुई है, अधिकरण हो गया ना। कमरे में
सामान रखा हुआ है। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये सब अधिकरण कारक में आएंगे। ठीक, अगर में पर आया तो किसके होगा? विभक्त अधिकरण कारक का। अगला प्रश्न, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें विकल्प देखिए, उत्तम पुरुष सही है, मध्यम पुरुष ये भी हो गया, अन्य पुरुष ये भी हो गया। कौन सा नहीं है? अति उत्तम पुरुष नहीं है। अति उत्तम पुरुष किसका वो नहीं है भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम का। विकल्प सी सही है हमारा, विकल्प सी सही है। अति उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कोई सर्वनाम नहीं होता। सर्वनाम 3 होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर समाप्त हुई हो। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। जो भी क्रिया अगर भूतकाल में शुरू हुई और अभी अभी समाप्त ही हुई हो, तुरंत ही समाप्त हुई हो, उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। क्या कहा जाता है? आसन्न भूतकाल। हमारा विकल्प बी सही है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी समाप्त हुई हो तो उसे कहा जाएगा आसन्न भूतकाल। अगले प्रश्न पर, अनु ने देखकर निबंध लिखा। देख लीजिए, 2 क्रियाएं आ रही हैं। अनु ने देखकर निबंध लिखा। मैं वाक्य की संरचना के आधार पर कौन सा भेद होगा? आप सबने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर किसी क्रिया में किसी वाक्य में 2 क्रियाएं आ रही हो और जहां जैसे ही पहली क्रिया समाप्त हो रही, दूसरी क्रिया वहां से स्टार्ट हो रही हो, वो क्रिया होती है पूर्णकालिक क्रिया। विकल्प बी। यहां कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी, पूर्णकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग होगा। प्रबंधकार्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकाइन। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग होगा विकल्प सी, प्रबंधकर्त्री। क्या होगा? प्रबंधकर्त्री। प्रबंधकाइन तो ये आम बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है, प्रबंधकार्ती कहा ही नहीं जाएगा। इसका सही विकल्प होगा प्रबंधकर्त्री, विकल्प सी। अगला प्रश्न, नेता का बहुवचन होगा। नेता का बहुवचन होगा नेते, नेतो, नेतों, नेताओं या केवल नेता। इसका सही विकल्प विकल्प डी है। नेता का बहुवचन नेता ही होगा। नेता एक संज्ञा शब्द है और उसका एक वचन दोनों, बहुवचन दोनों एक ही होता है। इसका सही विकल्प है नेता। नेता का बहुवचन क्या होगा? नेता। अगला प्रश्न, ऋतु का बहुवचन होगा। देखिए लगातार प्रश्न बराबर आ रहे हैं। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? विकल्प ए, ऋतुएं। क्या होगा ऋतु का विकल्प बहुवचन? इसका सही जवाब है विकल्प ए, ऋतुएं। अगला प्रश्न, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वर तंत्रीय। इसका सही जवाब है विकल्प ए, संयुक्त अक्षर। आपको बताया गया है, जब स्वर और व्यंजन की क्लास चल रही थी उसमें आपको बताया गया है संयुक्त अक्षर क्या होगा? एक स्वर क्या हो? एक व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, तो उससे जो बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त अक्षर। क्या कहा जाएगा? संयुक्त अक्षर। क्या हो गया? क्या ये क्या है? ये सब किसके उदाहरण हैं? दोनों ये संयुक्त अक्षर हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होगा? जब एक ही व्यंजन का स्वर रहित और स्वर सहित दोनों भाग साथ साथ में प्रयोग किए जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा द्वित्व व्यंजन। जैसे दिल्ली, आधा ला और पूरा ला एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। 56, आधा पा और पूरा पा एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तालव्य, चा, छा, जा, झा, या, ई, या और सा, ये क्या होंगे? सा ये वाला, ये तालव्य में आएंगे। स्वतंत्रीय में एक आता है हा। ठीक, तो हमारा इसका सही जवाब क्या है? संयुक्त अक्षर। अगला प्रश्न, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ला, जा, डा या दा। इसका सही जवाब है विकल्प ए, ड़ा। ड़ा का उच्चारण किससे होगा? नासिका से होगा। अगला प्रश्न, यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है। इस वाक्य में वाक्य विशेषण की कौन सी अवस्था है? 3 अवस्था। अगर ये
देख लीजिए कौन सा है, उत्तरावस्था विकल्प इसके, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था। एक साथ ही बताया, सामान्य विशेषण बताया जाता है, मूल विशेषण बताया जाता है, जो कि इसमें बताया गया है। इसका सही जवाब है, अगर अभी दो होते तो यह करेला पिछले करेले से कड़वा है, या ये करेला सबसे अधिक कड़वा है, तो ये तीनों हमारे हो जाते। तो इसका सही जवाब है मूल अवस्था है, यह करेला कड़वा है, विकल्प बी सही है, मूल अवस्था। अगला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? इसमें आप जान लीजिए, तुलसीदास जी की रचनाओं को ध्यान दे दीजिए, खासकर इनकी सभी रचनाएं अधिकतर भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। भगवान राम से और भी जानकारियां इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न, अभी ये ताजा ताजा मामला है, तो इससे जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाने हैं। आपसे प्रश्न यह भी पूछा सकता है कि भगवान के जिस विग्रह को स्थापित किया गया, उस मूर्ति को किसने बनाया था? नाम याद रखिएगा इन सब प्रश्नों को। अब देखिए, यहां प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? रामचंद्रिका, उन्हीं की रचना है। रामचरितमानस उन्हीं की है। अखरावट ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, और चंद्रसार ये मतिराम की है। ये किसकी है? मतिराम की, और ये जायसी की है। ये दोनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इनमें से ये महाकाव्य है रामचरितमानस, ये क्या है? ये महाकाव्य है। हमारा विकल्प बी सही है, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है रामचरितमानस। आगे देखिए, पिछले प्रश्न एक देख लीजिए, ये रामचंद्रिका ये किसका है? ये है आचार्य केशवदास का। किसका है? आचार्य केशवदास का, जिन्हें हिंदी साहित्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि, इसी के साथ साथ कर्मभूमि, गोदान, सबसे प्रसिद्ध रचना, सबसे अंत में जो पूर्ण रचना प्रकाशित हुई उनकी गोदान थी। और भी कई रचनाएं हैं, निर्मला, सेवा सदन, ये सब इनकी हैं। हरिशंकर परसाई, जैसे ही प्रेमचंद आए, प्रेमचंद से जुड़े एक इनकी रचना जान लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रेमचंद के फटे जूते। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। ये वे पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? मैंने अपने लगभग हर वीडियो में इसे बताया कि जयशंकर प्रसाद की ये रचना हर बार परीक्षा में पूछी ही जा रही है। विकल्प देखिए, परिमल, नीरजा, अनामिका, कामायनी। परिमल किसने लिखी? निराला जी ने। किसने लिखी? निराला ने। नीरजा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अनामिका, फिर निराला। और जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कामायनी। क्या नाम है? कामायनी। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, कामायनी किसकी रचना है, या जयशंकर प्रसाद की इनमें से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? विकल्प दे देगा, उसमें आपको ढूंढना है कामायनी। अगला प्रश्न, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह या मृदुला गर्ग। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, रमेश कुंतल मेघ। क्या नाम है इनका? रमेश कुंतल मेघ। और इनको मिला किसमें है? इनको मिला है, नाम पुस्तक का जान लीजिए, इनका है विश्व मिथक सरित सागर। इसी पुस्तक के लिए इनको क्या मिला है? इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार देश की 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में दर्जा प्राप्त हैं, और 2 अन्य भाषाओं में वे दिए जाते हैं। अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? उनका, अन्य दोनों भाषाओं का आपको नाम बताना है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इन पर चर्चा की हुई है। अगला प्रश्न देखिए, तरन तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए वह काव्य में कौन सा अलंकार है? हम देख लेते हैं, यहां पर एक ही वर्ण की बार हो रही है। विकल्प देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार, नियमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है विकल्प ए, अनुप्रास अलंकार। और उदाहरण इसके, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, दमके दतिया दुद्दामिन जो किलके कलवाल विनोद करें।
ये सब उदाहरण किसके हैं? ये सब उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के। हमारा ए सही है विकल्प। अगला प्रश्न, आज दिन भर वर्षा होती रही, वाक्य में सही अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। अब क्या है? अव्यय हमें पहचानना है। क्रिया यहां क्या है? वर्षा होना। और उसकी खासियत क्या है? दिन भर वर्षा हो रही है। विशेषण इसका क्या है? क्रिया का विशेषण दिन भर। यहां कौन सा है? यहां पर है क्रिया विशेषण। पहला विकल्प सही है, विकल्प ए, आज दिन भर वर्षा हो रही है, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रश्न, आप नानी के घर जाओ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप देखिए, आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। सही विकल्प बताइए, इसका कौन सा होगा? जब भी हम किसी के साथ नाम के साथ या किसी को संबोधन में आप लगाते हैं, संबोधन में हम उसे सम्मान देते हैं, तो उसके साथ में क्या होता है? उसके साथ में हम ऐसा कोई शब्द नहीं लगाते जिससे हमें लग रहा हो कि हम उसे आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञावाचक शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि निवेदन वाला शब्द प्रयोग करते हैं। इसका सही विकल्प विकल्प ए, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाइए। अगला प्रश्न, कौशल शब्द का समानार्थक शब्द है दक्षता, नीड़, ज्योत्सना या चपल। कौशल, कौशल का अर्थ क्या हुआ? दक्षता। इसी को और क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे प्रवीण, इसी को कहेंगे निपुण, इसी को क्या कहेंगे? निपुण। अन्य शब्द भी इससे जुड़े जानते रहिए। मान लीजिए अभी प्रवीण ही पूछ लिया गया, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए इससे जुड़े 3 से 4 शब्द आप कम से कम जानते रहिए। हमारा विकल्प ए सही है। कौशल का समानार्थक शब्द है दक्षता। अगला, अवगुण में प्रयुक्त उपसर्ग है। आप पहले ही जानते हैं, कई बार बताया गया है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। अब यहां अवगुण में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा विकल्प है? विकल्प सी, अव। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी, अव। अवगुण में हमारा उपसर्ग है अव। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, सफल या शक्तिमान। अब देखिए, लालिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा। टुकड़ी में ई, शक्तिमान में मान। लेकिन सफल में कोई प्रत्यय नहीं है। हमारा विकल्प सी सही है। सफल शब्द में कोई भी प्रत्यय इस्तेमाल नहीं किया गया है। ग्राम शब्द का तद्भव है शहर, गांव, सड़क या खेत। अब ग्राम जैसे ही पढ़े आपके दिमाग में आ ही गया है कि विकल्प इसका सही बी सही होगा। ग्राम शब्द का तद्भव रूप है गांव। आगे देखिए, बंधन का विलोम है। बंधन का मतलब बंधा हुआ, कैद किया हुआ। उसका विलोम क्या होगा? रिश्ता, बांधना, छोड़ना या मुक्त। बंधन, अब बंधन क्योंकि साहित्यिक शब्द है, सांस्कृतिक, तो उसका क्या होगा? उसका होगा विलोम शब्द मुक्त। बंधन मुक्त। बंधन से जो कैद थी आपकी, उससे क्या किया जा रहा है? आपको छोड़ दिया जा रहा है, आजाद कर दिया जा रहा है। तो बंधन का विलोम क्या होगा? विकल्प डी, मुक्त। अगला प्रश्न, सूक्ति का संधि विच्छेद होगा। सूक्ति का संधि विच्छेद होगा सुधनुक्त, साधनुक्ति, सुधन्विक्त, साधन उक्ति। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, सुधन उक्ति। सुधन उक्ति कैसे हुआ है? उ धन उ बराबर उ। कौन सी संधि है? यह है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यह भी इसी के साथ जानते चलिए कि कौन सी संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, धर्मात्मा का संधि विच्छेद है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद है धर्म धनात्मा, धर्म धनात्मा, धर्माधन तमा या धर्माधन तमा। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा मिलकर क्या हो गया? धर्मात्मा। कैसे? आ धन आ मिलकर क्या हो गया? आ। किसका उदाहरण है? जो पिछला था जैसे। किसका? दीर्घ संधि का। किसका उदाहरण है ये? दीर्घ संधि का। धर्म धन आत्मा मिलकर क्या बन गया? बन गया धर्मात्मा। हमारा विकल्प बी सही है। अगला, अब देखिए, एक पैसेज है, एक गद्यांश है। पहले उसको पढ़ा जाएगा, फिर उससे जुड़े प्रश्नों को हम हल करेंगे। उसका
उत्तर देंगे। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी बची नहीं रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। आज खेल ही इतने मजबूत हो गए हैं कि उनका एक अपना अर्थशास्त्र हो गया है। उन्होंने कई खेलों को या कई व्यवसायों को कहिए डाउन कर दिया है। आज वो इतने सशक्त हो चुके हैं। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। सोचिए, खिलाड़ियों का दाम करोड़ों में लगता है। वहां क्या होगा, स्टेडियम कितने में बुक होते होंगे, फिर आप सोचिए टीमें कितने में बिकी होंगी। ये सब क्या हो गया, बाजारीकरण है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। ध्यान न दीजिए, जीरो गलत हो जाएगा 10,000 करोड़ लिखने में। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। मैच भैया 8 बजे से है, उसके पहले जो काम हो बताओ कर लेंगे, उसके बाद कोई काम ना बताना भैया, हमें मैच देखना है। इस हिसाब से लोग अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, शेड्यूल सेट कर रहे हैं, जीवनचर्या सेट कर रहे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ा है। 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी अलग अर्थव्यवस्था है। अब आप यहां से जान लीजिए, ओलंपिक कहां हुआ था 2008 में, बीजिंग में। और भूमंडलीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं, क्योंकि सब उसमें पैसा निवेश कर रहे हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों के साथ 1896 से ही दिया है। कब से? एथेंस ओलंपिक से, जब पहली बार ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की जब शुरुआत हुई, पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस में जब हुआ था, तब से। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। सोच लीजिए कब से जुड़ी हुई है, 96 साल हो गए कोका कोला को ओलंपिक से जुड़े हुए। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। इस एक ओलंपिक का ये था, आयोजकों को कितना लाभ हुआ, $866 मिलियन। अब इसके प्रश्न पर आते हैं, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? भूमंडलीकरण, समाजीकरण, व्यवसायीकरण या ओलंपिक? तो यह किसकी देन है? ये सब देन है विकल्प सी, व्यवसायीकरण की। व्यवसाय हो गया है आज खेल, केवल खेल नहीं रह गया है, मनोरंजन का साधन मात्र नहीं रह गया है। आज खेल क्या हो गया है? खेल एक व्यवसाय हो गया है। लोग इसमें पैसा लगाते हैं, कुछ लोग खेलों को खरीदते हैं, खिलाड़ियों को खरीदते हैं, टीमें बनाते हैं, मैच में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग सट्टा ही लगा देते हैं, वो भी व्यवसाय चला रहे हैं अपना। अगला प्रश्न, खेल की अर्थव्यवस्था को किसने बढ़ावा दिया? खेल उत्सव, आईपीएल, कोडक कंपनी, उद्योग? सही विकल्प हमारा विकल्प बी, आईपीएल। आईपीएल के पहले क्रिकेट में भी इतना पैसा नहीं था, लेकिन जब से 2007 में आईपीएल शुरू हुआ, तब से पैसे कोई बातें नहीं रह गई। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। अगला प्रश्न, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस पर दिखाई देने लगा? अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, आम लोगों पर या पर्यटन पर? इसका असर दिखाई देने लगा। ये प्रभावित कर रहा है आम लोगों पर, इसका असर दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी दिनचर्या उसी के हिसाब से सेट कर रहे हैं। विकल्प सी, किस पर असर दिखाई पड़ रहा है?
आम लोगों पर असर इसका दिखाई पड़ रहा है, वो उसी के हिसाब से अपनी दिनचर्या सेट कर रहे हैं। अगला, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय कंपनियों, आम जनजीवन, राजनीतिक लोगों पर। तो इसका जो बजट पर जिसके असर पड़ रहा है, तो आम जनजीवन, राजनीतिक लोगों के पास कोई बजट इसमें शामिल करने के लिए है। राष्ट्रीय कंपनियां, छोटी कंपनियां पड़ जाती हैं इसके लिए। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये इसमें पैसा लगा रही हैं, एमएनसीज। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ? आयोजकों की, जनता की, लोगों की या सरकार की? देखिए, जनता को तो कोई फायदा नहीं होता, ये तो केवल जाती है, मैच देखती है, पैसा गंवा के मनोरंजन लेके चली आती है। लोगों की भी वही बात है, सरकार को थोड़ा सा इसमें से लाभांश मिलता है। फायदा किसका होता है? फायदा होता है आयोजकों को। किसका फायदा होता है? आयोजकों को, जिन्होंने टूर्नामेंट ये कराया रहता है। असली मजा वही पाता है। ओलंपिक कराने वाले से भी आपने पढ़ा, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में आयोजकों को $866 मिलियन की आमदनी हुई थी। तो जो प्रतियोगिता कराते हैं, वास्तविक आमदनी उन्हीं को होती है। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज में, इस प्रश्नमाला में 37 प्रश्नों को हल किया। अगली कक्षा में, अगली प्रश्नमाला में हम एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित होंगे और ऐसे ही प्रश्नों को हम उसमें हल कराएंगे। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अधिक मेहनत कीजिए, क्योंकि अब तो पुलिस परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। 17 और 18 फरवरी को 2024 परीक्षा होने वाली है, इसलिए आप कमर कस लीजिए, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप परीक्षा में इन सब प्रश्नों को हल कर सकें और अपने जीवन को, अपने करियर को एक नई दिशा दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। अगली क्लास में हम सब फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।